नमस्कार साथियों, न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने डिस्कशन में एक इंटरेस्टिंग जो है सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 वाली वैकेंसी के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको आज हम डिस्कस कराएंगे। क्वेश्चन पेपर जैसे कि आपको पता है 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 3-3 यूनिट आती हैं और इन तीनों यूनिट के जो हैं अलग अलग मार्क्स डिवाइडेशन होते हैं। पेपर नंबर 4 हिंदी और इंग्लिश में डिवाइड है, जिसमें हिंदी का जो आपको पोर्शन है वहाँ पर आपको 120 नंबर और इंग्लिश वाले में 80 नंबर के उसमें कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर दोनों में वो बटा होता है। और साथ में जो पेपर नंबर 1 है इसमें पहला हिस्ट्री वाला सेक्शन है, दूसरा इकोनॉमी वाला सेक्शन है और तीसरा 3 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसमें सोशलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग और जो आपने जैसा कि देखा होगा लेखांकन और अंकेक्षण, वो पूरा जो है एक पूरा यूनिट है। तो शुरू करते हैं। हमारी पहले पेपर की जो पहली यूनिट है वो हिस्ट्री की है। मैं आपको मार्क्स का डिवाइडेशन बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट यूनिट जो आती है पेपर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 इसमें हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में देखिए मार्क्स इस तरह से होते हैं कि 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होंगे 10, और 5 नंबर वाले जो है 5 क्वेश्चन होंगे लगभग, ये पूरे 25, और 10 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन होंगे, तो ये हो गया आपके 40। तो कुल मिलाकर ये 75 नंबर का जो है पूरा सेगमेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्टैंडर्ड और टफ क्वेश्चन जो है इसी पोर्शन में बनते हैं, इसी जो 75 नंबर है इन्हीं में बनते हैं। जो इनमें अच्छे स्कोर करता है उसे ओवरऑल जो है मेरिट में और जो भी चॉइस ऑफ उसका जो पोस्ट होता है पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस बार था, भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नाम उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन को डिमांड के अनुसार ही लिखना है, यही जो है वहाँ पर आपको प्रायोरिटी में रखनी है बात। और आंसर राइटिंग आपने काफ़ी की है, जो लोग प्लेटफॉर्म से और एप्लीकेशन से जुड़े होंगे वो जानते हैं इस बात को। तो 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का वर्णन करना है। मैंने यहाँ पर पूरी 6 शाखाएं लिखी हैं, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेकिन जब 4 पूछा है तो आपको 4 ही लिखनी है वहाँ पर। बी केयरफुल। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा इंप्रेशन बटोरने का ही इतना ज़्यादा शौक है तो यहाँ पर आप इनके जो प्रणेता रहे हैं, जैसे सांख्य किसका है, वो कपिल का है, महर्षि कपिल का है। योग महर्षि पतंजलि का है। इसके अतिरिक्त न्याय है वो महर्षि गौतम का है, ठीक है। और वैशेषिक जो है वो कणाद का है, जिसमें क्वांटम थ्योरी भी आपकी आ जाती है कि मतलब कोई भी कण होता है उसका जो सबसे सूक्ष्म भाग है वो परमाणु कहलाता है, उससे और आगे विभाजित किया जा सकता। इस तरह की चीज़ों को उन्होंने अध्यात्म से, आत्मा और परमात्मा से जोड़ के लिखा है। तो इस तरह की चीज़ें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको 2 में से 2 नंबर मिलने की पूरी संभावना होगी। फिर चलते हैं आगे। रावण हत्या क्या है? तो रावण हत्या जो है, ये रावण हत्या ये एक तत्ववाद्य यंत्र है और यहाँ पे यही पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये होना चाहिए, तत्ववाद्य यंत्र है। फिर उसके बाद में आप गज और जितनी भी चीज़ें उनको आप लिख सकते हैं। वैसे हमने जो टेस्ट सीरीज़ में आपको टास्क देते थे, राजस्थान अध्ययन की जो किताब है कक्षा 11 की, उसके पेज नंबर 52 पर जो है ये आपको पूरा मिल जाएगा। देख लीजिए आप, ये पेज नंबर 52 है और यहाँ पर जो है रावण हत्या के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि रावण हत्या भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। पाबूजी की फड़ को बांधते समय रावण हत्या का प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस तरह की यहाँ पर जो उसकी बनावट को लेकर भी जो बात है, ये नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 53 पर ये लिखी हुई है। शुरू में नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है जो बांस के साथ लगी होती है। बांस में जगह जगह खूंटियाँ लगा दी जाती हैं, तार बंधे होते हैं और वायलिन यानी गज की सहायता से बनाया जाता है। और रावण हत्या को ढफ भी कहा जाता है। और गज क्या है, ये घोड़े के बाल से बनता है, घोड़े के बाल से बनता है। लेकिन मेरा ये अनुमान है, देखिए अनुमान ही होता है इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अगर आपसे पूछा रावण हत्या क्या है, तो पहली लाइन आपकी ज़रूर ये होनी चाहिए कि यह एक तत्ववादी यंत्र है। तो उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें लिखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। बाकी यही जो है 2 में से 2 नंबर की डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, ये सारी चीज़ें हमने टेस्ट सीरीज़ में अच्छे से क्लियर करवाई हैं। और रावण हत्या कई बार टेस्ट सीरीज़ में दिया है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ में दिया है। जो लोग एप्लीकेशन से जुड़े हैं वो इसे अच्छे से जानते होंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सोहरावर्दी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। देखिए, चिश्ती सिलसिला और जो धार्मिक आंदोलन हमने पढ़े थे तो उसमें सगुण और निर्गुण भक्ति धारा,
तो सारे ये चीज़ें बहुत जनरल वो है फिनोमिना, ये हर जगह पर जो है दिया होता है आपको। जो सोहरावर्दी सिलसिला है ये सल्तनत काल का प्रधान संप्रदाय माना जाता है और भारत में इसके जो संस्थापक है वो शेख बहाउद्दीन ज़करिया हैं। ठीक है, टाइमिंग आपको याद हो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। वह एक खुरसानी मुसलमान थे, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शिष्य थे, जिन्होंने बगदाद में इस सिलसिला की शुरुआत की थी। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के आदेश से शेख बहाउद्दीन ज़करिया भारत आए। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा, हर नोट्स में, हर किताब में और हर प्लेटफॉर्म पे ये मिल जाएगा। मतलब क्योंकि जब धार्मिक आंदोलन आपको पढ़ाए जाते हैं तो उसमें क्या है कि अपना जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें सगुण और निर्गुण पढ़ लेते हैं, लेकिन जब सूफ़ी संत धारा की बात आती है तो वहाँ पर ये चिश्ती सिलसिला, सूफ़ी सिलसिला और ये सब चीज़ों को देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर जो है प्रकाश डालिए। देखिए फ्रेंड्स, अरुणा आसफ अली थी, ये द्वितीय पंक्ति की नेता थी। प्रथम पंक्ति में तो जैसे महात्मा गांधी हैं और आपके दादा भाई नेहरू जी हैं, सरदार पटेल हैं, इस तरह के बड़े नामचीन नेता आते हैं। तो इनका जो भूमिका थी इस आंदोलन में वो भी इसी प्रकार से थी। इनको जब काफ़ी ज़्यादा सन 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शंखनाद हुआ तो काफ़ी नेताओं को बिना बताए घोषणा से पहले ही अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। तो उस बीच में अरुणा आसफ अली जो है अपने कुछ साथियों के साथ भूमिगत होकर के जन जागरूकता फैलाती रही और स्वयं सेवकों को प्रेरणा देती रही और रेडियो पर भी इन्होंने अपने कार्यक्रम जो है प्रकाशित किए, मतलब उनको प्रसारित किया रेडियो पर। इसके अलावा बीजू भाई पटनायक, आरपी गोयनका और महादेव देसाई, इस तरह के जो नेता थे वो भी इनके साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने इनका साथ दिया था। रेडियो पर जो है इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है किताब में भी ये लिखा हुआ है। आरबीएससी की जो बुक है कक्षा 12 की हिस्ट्री की जो किताब है फ्रेंड्स, उसमें ये 2 लाइनों में जो है इसका बहुत सूक्ष्म जो है वहाँ पर वृत्तांत लिखा हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा उसमें अपन को वो पढ़ने के लिए ठीक है, वो यहाँ पर अपन को हेल्प भी करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न हिस्ट्री में सर ने आपको अच्छे से कराई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ पर बनाया? ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ रेंज आया हुआ है। अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो ये क्वेश्चन हमेशा होंगे, ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में होंगे और हिस्ट्री जैसे पेपर में स्टैंडर्ड बनाया जाता है, टफ बनाया जाता है, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देखिए ये इटली के मिलान शहर में सांता मारिया ग्राजी, वहाँ पर एक चर्च थी, तो पत्थर की दीवार पर जो है इसको चित्रित किया गया था। ये काफ़ी मतलब इस तरह का क्वेश्चन था कि बहुत कम, मतलब शायद ही कोई इसको करके आया हो। नेक्स्ट देखते हैं, मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। देखिए राज सिंह से संबंधित काफ़ी लोगों से बात हुई जो वो बोल रहे हैं कि जो राजस्थान में नाथ द्वारा शैली है उससे जोड़कर भी इससे लिखा जा सकता है। देखिए ऐसा नहीं है। आरएस की पिछली परीक्षाओं में जो ये प्रश्न है, देखिए ये पल्लव शैली से, पल्लव वंश से जुड़ी हुई वो है शैली, पल्लव वंश से जुड़ी हुई शैली है और एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में अगर मैं पेज नंबर की बात करूँ तो पेज नंबर 84 है। ठीक है, ये पेज नंबर कितना है? 84 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो बाद में संभवतः नरसिंह वर्मन द्वितीय, देखिए नरसिंह वर्मन को ही राज सिंह शैली के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो शुरुआती जो निर्माण है वो गुफाओं में हुए, यानी गुफाओं को काट छाँट कर हुए। बाद में खुले आसमान के नीचे होने लगे तो उनके आर्किटेक्चर और उनकी जो नई चुनौतियाँ हैं वो भी अलग तरीके से जो है उनके सामने आई और उन्होंने उसको जो है पूरा अच्छी तरह से, जैसे कि आप इसे पूरा पढ़ोगे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आमतौर पर एक मुख्य देवालय होता है और पूजा के 3 स्थान जो है नहीं होते। इससे पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी। आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने, जो संरक्षक थे, उन्होंने मूल देवालय के स्थान पर और देवालय जोड़ दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कंक्लूड करनी है। काफ़ी अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार में कंवर सिंह की गतिविधियों पर आपको प्रकाश डालना है। जो आरबीएससी 12वीं की जो हिस्ट्री की किताब है, पेज नंबर 100 पर ये आपको मिल जाएगा। बिहार कुंवर सिंह ये है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। 80 वर्षीय कुंवर सिंह जो क्रांति का नेतृत्व किया था जगदीशपुर में,
वो आरा जिले के आसपास उन्होंने क्षेत्रों को जो है अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया, और उन्होंने जो अंग्रेज सेनापति थे मिलमैन, कर्नल डिक्स, मार्क डेजर और एक टेलर भी था इनमें, अंग्रेज सेनापति टेलर, तो उन सब से जो है इन्होंने इसे मुक्त कराया था अपने आरा क्षेत्र को। और बूढ़े शेर ने अंग्रेजों को धूल चटाकर उसने गंगा पार करके अपनी रियासत जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, और ये डेट भी लिखी हुई है। और कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन उसे अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर देखिए इतना ही है, बहुत कम दे रखा है, लेकिन आपको इतना तो कम से कम लिखना पड़ेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। 6 लाइनें आपको यहाँ पर दी गई हैं स्पेस के तौर पर, तो आपको ये सारी बातें, जेन्युइन बातें, वो यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और टफ क्वेश्चन था एक तरह से माना जाए। देखिए स्पेस भी काफ़ी है, क्वेश्चन के लिए कंटेंट हमें इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन स्पेस काफ़ी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए आरबीएससी हिस्ट्री की किताब है, उसमें पेज नंबर 65 पर ये दिया हुआ है। इसके अलावा कक्षा 9 की जो आरबीएससी की किताब है उसमें भी ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कई बार जो हमने हमारी न्यू इंडिया की जो टेस्ट सीरीज़ है, मेंस की जो टेस्ट सीरीज चलाई थी, जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे अच्छे से, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम आपको पहले से ही हमने डिस्कस करा दी। ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज़ का डिस्कस कराया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए ये जो शब्द है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेगू किसान आंदोलन के बारे में नहीं पूछा उन्होंने, उसके आलोचनात्मक टिप्पणी के बारे में पूछा है। अब आलोचनात्मक में पहले तो क्या उपलब्धियों की बात होगी कि उपलब्धियां क्या क्या हैं, उसके बाद में इसकी जो विफलता क्या क्या रही है उसकी बात रहेगी, और अंत में आपको एक लाइन में लिखना है कि जो पूरा आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में सफल या असफल हुआ। बेगू आंदोलन जो है असफल ही हुआ था एक तरह से देखा जाए, क्योंकि बिजौली आंदोलन की अगर तुलना में देखें तो बेगू आंदोलन उस ऊंचाई तक नहीं जा पाया जितना बिजौली आंदोलन गया था, तो उसके कारण भी थे। देखिए आरबीएससी जो हिस्ट्री की किताब है उसका रेफरेंस मैं बार बार दे रहा हूँ, बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पेपर जो है वहीं से बनते हैं। पेज नंबर 154 पर ये आप देख सकते हैं, पेज नंबर 154 पर, और यहाँ पर ये बेगू आंदोलन दे रखा है, लेकिन दे तो रखा है, लेकिन इसमें क्या है कि आलोचनात्मक परीक्षण नहीं है। उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा अपनी संज्ञा को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए मैं उपलब्धियों की बात करूँ तो इसमें पहली उपलब्धि तो ये है कि एक तो राष्ट्रीय पहचान मिली, जो भविष्य में नेतृत्व के लिए उसके लिए ज़मीन तैयार हुई, और जमींदार और जो साहूकार थे उनके शोषण और लाग बाग की करों से जो किसानों का शोषण हो रहा था उससे के प्रति भी, उस अन्याय के प्रति भी जागरूकता आई। लेकिन इसकी कमियां क्या थी, ये तो है पॉजिटिव पॉइंट, ये क्या है पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसकी कमियां क्या थी जो इसके नेगेटिव वो हैं, वो ये हैं। एक तो क्या कि जाति विशेष पर आधारित था, धाकड़ समाज के लोग इसमें ज़्यादा थे, गोपनीयता की कमी थी, और ये असफल हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने किसानों पर गोलियां चलवा दी, जैसे कि आप इसे अच्छे से देखिए यहाँ पर। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी, परंतु किसानों ने दृढ़तापूर्वक उसका आंदोलन को जारी रखा, सामना किया। अंततः 53 में से 34 लागतें समाप्त करने और बेगार पर रोक लगाने की घोषणा कर किसानों से समझौता करना पड़ा, और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों में जो है इस दमन की आलोचना हुई। तो मेवाड़ के दोनों किसान आंदोलन, बिजौली और बेगू का अन्य राज्यों पर प्रभाव पड़ा, किसान पंचायतों का भी महत्व बढ़ा। तो ये सारी बातें, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बुक में इसका आलोचनात्मक परीक्षण नहीं है। और ध्यान रखिए सिर्फ बेगू की बात नहीं है, हिंदुस्तान में जितने भी आरक्षण जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों ना हुए हों, उन सब का जो परेशानी है, उन सब की जो विफलता है, चाहे आप 1857 की बात कर लीजिए, वो सब सेम ही है। और उसमें यही है कि भाई वो जाति व्यवस्था पर आधारित समाज था जो टुकड़ों में बटा हुआ था, नेतृत्व करने में भी गोपनीयता की कमी थी, योजना जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से नहीं बनाई गई कि सभी लोग और पूरे क्षेत्र पर उनको लागू किया जा सके। और जो देसी शासक थे वो जो है अंग्रेजों के साथ में मिले हुए थे, वो अंग्रेजों के एजेंट की भूमिका निभा रहे थे, अंग्रेजों के एजेंटों की भूमिका निभा रहे थे। तो इस तरह से आपको ये पूरा चीज़ को कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। यानी कि बौद्धिक जो चेतना थी वहाँ पर, बौद्धिक चेतना बोला जाता है वैचारिक पृष्ठभूमि को, इसकी जो है अपन को वहाँ पे आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड का यहाँ पर वर्णन करना है। तो देखिए बौद्धिक जागृति अमेरिका संघर्ष के कारण में यहाँ पर आपको दिख जाएगा बौद्धिक जागृति। तो टॉमस पेन की जो बुक थी कॉमन सेंस, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट
और बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा जो वहाँ पर अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, 2 पॉइंट। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज खुला, ये हो गया आपका 3 पॉइंट। फिर इसके अलावा जो मैंने वहाँ पर कंक्लूड किए थे फ्रेंड्स, उसमें बौद्धिक चेतना, ये नंबर 4 पर यहाँ पे इसको मैंने लिखा था, जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी और सैमुअल एडम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, का काफ़ी योगदान रहा। और शिक्षा पत्रकारिता ने भी बौद्धिक चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर मैंने लिखा बोस्टन में जो पहला समाचार पत्र था वो न्यूज़लेटर प्रकाशित हुआ और इनकी संख्या 25 तक पहुंच गई। तो इस तरह से मैंने इसमें कुल मिला के 6 पॉइंट कंक्लूड किए थे। देखिए इसमें पॉइंट है ना वो 10 बन सकते हैं, लेकिन स्पेस और जगह और समय जो है आपको सीमित मिलेगा, तो वहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपको अपना संज्ञान काम में लेना है। इस तरह से आप इसमें बेहतरीन जो है आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो टास्क है वो ये है कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। अब आप इसमें अमेरिका क्रांति में मतलब है ना जो लड़ाइयाँ हुई हैं, सप्तवर्षीय युद्ध या और चीज़ों को कंक्लूड करें तो वो नहीं, यहाँ पे सिर्फ पूछा बौद्धिक चेतना, तो उसकी शुरुआत आपको वैसे ही करनी है। और RBSC की जो किताब है पेज नंबर 79, ये RBSC किताब है उसी का है। इसके अलावा NCERT की जो किताब है उसमें भी ये दिया हुआ है। मतलब ये कोई बहुत वो चीज़ नहीं है कि, लेकिन फिर भी क्वेश्चन टफ इसलिए माना जाएगा कि पहली बार ये अमेरिका का जो चैप्टर है वो जुड़ा। इसके अलावा फ्रांस का भी जुड़ा था। अमेरिका की क्रांति काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन फ्रांस की क्रांति है वो 4 देशों की क्रांति, 4 महाद्वीपों की क्रांति के बराबर है। तो वहाँ पर जो बौद्धिक चेतना है ना उसके ऊपर निबंध भी लिखा जा सकता है। तो ज़्यादातर लोग इस आशा में गए थे कि शायद फ्रांस से पूछेगा, बौद्धिक चेतना पूछेगा, क्योंकि अमेरिका की स्वतंत्रता की जो बौद्धिक चेतना यानी कि वैचारिक पृष्ठभूमि है ये बहुत रेयर जो है वो है चीज़। हालांकि पूरा सिलेबस का हिस्सा और ज्यों की तो लिखी भी हुई है। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिखने से बेहतर है कि आप उसे बुलेट पॉइंट में इस तरह से बना के लिखें या 1 2 3 4 करके लिखें। तो उससे क्या है कि उसे पढ़ने में आसानी होती है और एग्जामिनर पर जो उसका इंप्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो 100 शब्दों वाले 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है चारण साहित्य की बात अपन से की गई है। राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण कीजिए। मतलब क्वेश्चन को सबसे पहले आप बहुत ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पे महत्ता का परीक्षण करने के लिए बोला गया, आपसे चारण साहित्य के बारे में विवेचना करने के लिए नहीं बोला, यानी कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। यानी कि चारण साहित्य में जितना भी विकास हुआ है और जितनी भी रचनाएं लिखी हैं विद्वानों ने, उनका तात्कालिक समय में और वर्तमान समय को जो साहित्यिक विरासत है उसको क्या देन है, ये पूछा गया है। तो राजस्थान अध्ययन जो 9वीं कक्षा का है उसमें चारण साहित्य जो है काफ़ी अच्छे से बहुत डीपली और मतलब बड़ा करके दिया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन के जो रेफरेंस है ना वो मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ से पूछे गए हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो आप ये भी पूछोगे, क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि ये जो पूछा है उसके हिसाब से क्या इसमें भी लिखा हुआ है क्या। जी नहीं, उसके हिसाब से एग्जैक्टली इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं अभी आपको 2 क्वेश्चन के रेफरेंस देने के बाद में बताऊँगा। लेकिन सारा जो है वो अपने पढ़ाए हुए में से आया। कुल मिला के बात ये है, कुछ 10% चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो वो भी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। तो देखिए चारण साहित्य होता क्या है ये आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार। राजपूत युग के शौर्य और जगजीवन की जो है झांकी इसी साहित्य की देन है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके अलावा रास, ख्यात, दोहा आदि गद्य पद्य रचनाएं बड़ी इसमें हुए। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नैणसी का नैणसिरी ख्यात, बांकीदास का बांकीदासरी ख्यात और दयालदासरी ख्यात, शिवदास गांडन की अचलदास खींचीरी वचनी का। ये तो क्या है रचनाएं हैं, लेकिन रचनाओं के नाम नहीं पूछे यहाँ पे पूछा है महत्ता। तो महत्ता के लिए आपको जो है इसका एनालिसिस करना पड़ेगा और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा देखते हैं। देखो संस्कृति शौर्य का प्रशंसक और भारतीय एकता का भक्त था और बीकानेर नरेश कल्याण मल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मरीरी नामक ग्रंथ की रचना की जो राजस्थानी साहित्य का ग्रंथ माना जाता है। ये पूरा पॉइंट है, ये लिखने लायक है। इसके अतिरिक्त नंबर 2 पॉइंट में लिख सकते हैं कि इन गुणों की ध्वनि गीतों, छंदों, झुलका और दोहा में स्पष्ट सुनाई देती है। 3 में आप लिख सकते हो इसे सूर्यमल मिशन आधुनिक काल का महाकवि था, बूंदी राज्य का कवि था। इसने वंश, भास्कर और वीर सतसई जैसी उल्लेखनीय कृतियों की रचना की। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं जो यहाँ पर नहीं लिखी, लेकिन जो साहित्य मैंने जो पढ़ाया आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, वहाँ पर मैंने उसे अच्छे से करवाया है। एक इटली के विद्वान हुआ करते थे फ्रेंड्स, LP
टेसीटोरी। तो ये क्या है कि बीकानेर में ही आगे थे बहुत कम उम्र में, और बीकानेर में ही जो है मृत्यु पर्यंत तक ये बीकानेर में ही अपनी कर्मभूमि के रूप में रहे थे। तो तात्कालिक बीकानेर नरेश थे, आपको नाम याद होना चाहिए, महाराजा गंगा सिंह, गंगा सिंह महाराजा। तो इन्होंने क्या कि टेसीटोरी साहब को एक कार्य सौंपा कि हमारा जो यहाँ पर साहित्य है वो बहुत संपन्न है, वो बहुत धनाढ्य है, तो हमारा जो चारण साहित्य है आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए और उस रिसर्च में अपने अनुभवों को लिखिए। तो उन्होंने 2 किताबें लिखी, उन किताबों के नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। एक तो राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, बड़ा सा नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, ये आपको एग्जाम हॉल तक लेके जाना है, ये मैंने क्लास में आपको करवाया है। और एक दूसरी किताब लिखी थी पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, ये किताब जो है उन्होंने लिखी थी। इसके साथ में जो वेली किशन रुक्मणीरी जो आप अपन ने यहाँ पर देखा भी है, आप चाहें तो उसे फिर से मार्क कर सकते हैं। देखिए ये है वेली किशन रुक्मणीरी, ये जो ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, और इसके ऊपर ही जो टेसीटोरी साहब थे उन्होंने इटली में अनुवाद किया। तो इस तरह से भाषा का वैश्वीकरण भी किया उन्होंने। तो राजस्थानी साहित्य को जो है वैश्विक विरासत के रूप में भी एक जो है दर्जा मिला, इटली के लोगों ने भी इसे जाना पहचाना। और छंद जैतसीरो, ये जो डेंगल भाषा के ग्रंथ हैं, इन पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय दिया। तो जो सारी चीज़ें देखिए, इसके अलावा चारण साहित्य की मैं आपको बात बताऊं कि जो चारण शैली में उन्होंने गीता रामायण और उपनिषदों को भी अनुवाद करके उसमें जो है चारण शैली में उनको लिखा। ये LP टेसीटोरी साहब का हम बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो फ्रेंड्स आपको कुछ रचनाएं यहाँ से भी लिखनी होंगी, कम से कम 4 से 5 रचनाएं, और उनके रचनाकारों के नाम आपको यहाँ से लिखने होंगे। देखिए जो पुराने राजपूत शैली में जो जितने भी इस तरह से विरुद्ध यानी कि यश प्राप्त राजवंशों की ख्याति में लिखने के लिए जो भी आप कसीदे कड़े जाते थे शब्दों के रूप में, लोगों की प्रशंसा करने के लिए, यानी कि पुराने महाराजाओं की प्रशंसा करने के लिए वर्तमान पीढ़ी के सामने जो भी वो साहित्य करते थे, वो चारण शैली में भाट जाति के जो लोग थे या जो ब्राह्मण थे, जैसे कि चंद्रवरदाई हुआ आपका, उनके द्वारा लिखा गया था। तो फ्रेंड्स ये जो सारा एनालिसिस है ये आपको 100 शब्दों में पिरोना है। अब आप इसको कैसे करते हैं और वहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि LP टेसीटोरी साहब की जो जितना भी उनका एनालिसिस था वो इस क्वेश्चन की कसौटी पर काफ़ी हद तक खरा उतरता है, क्योंकि उन्होंने जो है इसमें रिसर्च किया था और एकमात्र ऐसे विदेशी जानकार थे जो यहाँ पर आकर बस गए और यहीं के होकर रह गए और पूरा जीवन चारण शैली की सेवा में, चारण साहित्य की सेवा में उन्होंने लगा दिया। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ से जो है पेपर को बहुत स्टैंडर्ड बनाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये है तो है, ये सिलेबस में है, देखिए बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। और ये कई किताबों में, राजस्थान बोर्ड की जो हिस्ट्री की जितनी भी किताबें चलती है ना 8वीं से 12वीं तक, उनमें काफ़ी जगह कई बार ये दिया हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर पूछा है चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करना है, किसमें? राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य के योगदान में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करना है। प्रश्न ये है, आप लिख के आए हैं सभी लोग, लेकिन मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप डिमांड और सप्लाई का जो यहाँ पे मेथड है उसको लगा के देखिए, पूछा क्या गया है और हमें लिखना क्या है, या हम क्या क्या लिख के आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसोफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ये भी कक्षा 12 की जो RBSC की किताब है 110 पेज नंबर पर यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये 10 नंबर में जो पूछा RBSC ने, ये थोड़ा सा मतलब उन्होंने अन्याय किया, मैं से ये मानूंगा, क्योंकि देखिए लिखने के लिए इसमें इससे ज़्यादा नहीं है, ये आपका आधे स्पेस को ही कवर करेगा। वो भी इसमें जो बातें लिखी हुई हैं देख लीजिए। प्रमुख उद्देश्य मानवता का विकास करना, प्राचीन धर्म दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना। इसने प्राचीन भारतीय दर्शन के जो सिद्धांत थे उनके प्रति सहमति जताई। तो इनको आप बुलेट पॉइंट में ही लिखेंगे, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आई हैं तो 3 लाइनों में आप इसे लिख देंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भारत में इसका योगदान रहा, यानी कि उसे भी अगर आप इसे जोड़ दें, जैसे कि एनी बेसेंट, क्योंकि देखिए ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसी के आधार पर हमारे देश में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने यहाँ पर जो होम रूल लीग की स्थापना की थी ना, होम रूल लीग, हालांकि क्वेश्चन की डिमांड से तो ये हटकर है, लेकिन और हमारे पास इससे ज़्यादा कंटेंट है नहीं है। तो अगर आप जैसे कोई बड़े ऑथर की बुक पढ़ते हो तो शायद आपको वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिख जाए, लेकिन
इस पेपर को इसी तरह से बनाया जाता है ताकि ये जो है स्कोरिंग ज़्यादा ना हो, फिर भी लोग स्कोर करते हैं क्योंकि सालों की जो मेहनत होती है और प्रैक्टिस होती है, जितने ज़्यादा आप मॉक पेपर लिखते हैं वहाँ से आपके पास में जो है समझ विकसित होती है कि किस तरह से टू द पॉइंट लिखना है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से बटोरने हैं। तो एनी बेसेंट मुझे याद है 1916 अप्रैल में जो है इन्होंने होम रूल लीग बनाई थी और मद्रास में जो है उसका मुख्यालय था। इसके अलावा तिलक ने भी बनाई 1916, लगभग सितंबर अक्टूबर में जो है इन्होंने अपनी होम रूल लीग बनाई और इन सब का मतलब एक ही था, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिलकर के इन दोनों के प्रयासों से ही 1916 में जो एक तरह का गरम दल और नरम दल जो अंबिका चरण मजूमदार, इनकी अगुवाई में एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 1916 में। तो वहाँ पर नरम दल और गरम दल का जो है मिलन हुआ था, यानी कि नरम दल और जो गरम दल है इनकी विचारधारा इन्होंने आपस में मिलाई थी यहाँ पर और वो इसी आधार पर मिलाई थी, इन दोनों के प्रयासों से मिलाई थी। तो इन दोनों का प्रयास किस रूप में हुआ? होम रूल लीग के रूप में हुआ। और होम रूल लीग का जो बेस क्या था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की तर्ज पर इन्होंने जो है किया था। ये क्वेश्चन की डिमांड से देखिए काफ़ी हटके है, लेकिन फिर भी भारत में अगर पूछा है इसके विचार का विकास में जो है थियोसॉफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए, तो संक्षेप में तो देखिए यही है जो है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने ये लिखा है और इसके अलावा कोई और दूसरा बेहतरीन विकल्प नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ रेंज था, कहीं पर भी नहीं है। देखिए मैं ये क्लेम नहीं करता कि किसी ने भी इसको नहीं कराया क्लास में, हो सकता है किसी कोचिंग ने या किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी प्लेटफॉर्म ने अपने टेस्ट में या जो है अपने कंटेंट में नोट्स में से शामिल किया हो, लेकिन इस तरह के प्रश्न हमेशा होते हैं। हिस्ट्री इस बार जो था वो पिछली बार की तुलना में, वर्ष 2018 का मेंस का भी अनुभव है अपने पास में, तो फ्रेंड्स उसकी तुलना में ये बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पर मतलब इसको स्टैंडर्ड बनाया था और पेपर ये ओवरऑल टफ था अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो। हालांकि जो 2 मार्कर क्वेश्चन थे वो बहुत ईजी थे कंपेयर ऑफ 2018, लेकिन क्वेश्चन कितने भी हार्ड आए आप 5 में से 3 क्वेश्चन तो करते ही करते हैं। अगर सिंपल भी आए तो आप 5 में से 4 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते। और मार्किंग जो होती है वो इस तर्ज पर होती है कि आपने कितना टू द पॉइंट लिखा है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अपन क्वेश्चन की डिमांड पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में ज्योग्राफी की समझ होनी चाहिए और थोड़ा सा इंडिया का जो उद्योग है वो अगर आपने पढ़ा है तो आप उसे वहाँ पर कर पाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोपीय की जो स्थिति थी, यानी कि यूरोप पूरा युद्ध में था, हारने वाले जीतने वाले सभी देशों की स्थिति खराब थी। वो इसलिए थी क्योंकि अधिकतम लोग थे वो जनसंख्या युद्ध में संलग्न थी, उनके उद्योग धंधे चौपट थे और वो सब विध्वंस की तरफ थे। हमारे भारत देश में जो ग्रामीण जनसंख्या का जो मुख्य आधार है वो नील उद्योग, वस्त्र, कालीन इस तरह से थे। तो निर्यात उद्योग को जो है वैश्विक पटल पर बढ़ावा मिला, इसमें लगभग 24% की वृद्धि हुई। ठीक है, भारत के जहाजरानी उद्योग के विकास को नया आयाम मिला क्योंकि बाहर हमें ये सब चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता हुई जब लोगों को ज़रूरत हुई। उसके अलावा लोह इस्पात इनका यहाँ पर क्या है पर्याप्त उत्पादन होता था, तो शस्त्र निर्माण में और वायु निर्माणों के पुर्जों में इसका निर्यात को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्रों से जूट और पटसन का जो है अच्छा उत्पादन होता था। यहाँ पर देखिए उत्पादन अच्छा होता था तो इसलिए इसका यूरोप में निर्यात अच्छे लेवल पर होने लगा। ये आपको यहाँ पर अच्छे से सेंटेंस बना के लिखना है। ढाका की मलमल जो है वो वैश्विक बाजार में अद्वितीय स्थान रखती थी, तो वो रेशम और मलमल ये जो है कपड़ों का यानी कि टेक्सटाइल में जैसे नामदे हो गए, गलीचे हो गए, दरिया हो गई, ये सब इंडिया से जाता था। बाबा बुदन की पहाड़ियों से चाय का निर्यात जो है आज भी होता है और उस समय भी होता था। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत से पूरे विश्व को मसाले निर्यात किए जाते थे, तो आज भी जो है आप साउथ को देखेंगे तो मसालों में वो पूरे दुनिया में नंबर 1 टॉप ब्रांड बना हुआ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिक क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को परिवर्तित कर दिया। विवेचना कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो सामान्य है, आपको औद्योगिक क्रांति है उसके परिणामों में जो सामाजिक और आर्थिक चीज़ें उनका यहाँ पे विश्लेषण करना है, जो आपको हिस्ट्री में सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। तो फ्रेंड्स औद्योगिक क्रांति अपन यहाँ पे देखते हैं आरबीएससी की किताब पेज नंबर 74 ये है। देखिए आर्थिक परिणामों में सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं।
सामाजिक परिणामों में भी ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी आप जो है कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आप जेम्स वाटसन ने क्या किया कि भाप से चलने वाली शक्ति से, यानी भाप से चलने वाली शक्ति के इंजन का आविष्कार किया। इसके अलावा स्पिनिंग जेनी ये मशीन थी सूत काटने की, जो एक बार में 12 से ज़्यादा धागों के सूत काट सकती थी, कम समय में ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम थी। तो यहाँ से जो वस्त्र उद्योग है, यानी कपास तैयार माल के रूप में आया, आपने उससे मैन्युफैक्चरिंग बना के धागा बनाया, धागे से वस्त्र बना, और वो एक तरह से विनिर्माण इकाई में जा करके जो आगे चल करके कोई भी कपड़ा उद्योग में जा करके उसका निर्यात होने लगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात बताऊं, एक अंग्रेज इंजीनियर था मकादम ने सड़कें बनाने की बेहतर तकनीकी ईजाद की। सड़कें बनी तो परिवहन हुआ तो वस्तुओं और लोगों का जो आवागमन था वो बड़ा आसान हो गया। तो यहाँ से सामाजिक जीवन जो है उन्नत हुआ, परिवहन से आर्थिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिला, तो यहाँ से आर्थिक बढ़ोतरी भी हुई। ठीक है ना। तो इस तरह की सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पे लिखनी है। तो बिल्कुल सही है कि जो लोगों के रहने के जो ढंग है उसको परिवर्तित कर दिया, कहीं ना कहीं लोगों की तरक्की हुई। सामाजिक आर्थिक में तो यही है। इसके अलावा आप इसमें एक वैचारिक परिणाम भी लिख सकते हैं कि जो संस्कृति थी उसका पतन हुआ, नए उदारवाद का स्वागत हुआ, समाजवाद का उदय हुआ। तो इससे क्या है कि जो पहले जो शोषणकारी नीतियाँ थी उसके हट करके धर्म को थोड़ा सा सीमित दायरे में देखा जाने लगा, और मानववाद को प्रोत्साहन मिला। ये आप जो है इसके आर्थिक और सामाजिक कारणों में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आपका ये पूरा पेपर यूनिट फर्स्ट जो 75 मार्क्स का था हिस्ट्री का, वो पूरा होता है। देखिए पूरा, अब इसके निष्कर्ष में हम कुछ बातों को कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, सारे क्वेश्चन थे वो फ्रेम थे, मतलब वो बनाए गए थे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है नहीं पूछे गए। लगभग 70% क्वेश्चन थे वो फ्रेम थे, बाकी 30% थे वो कहीं से आए हुए हैं ज्यों के त्यों, जैसे कि एनसीईआरटी है, आरबीएससी है, सबसे बड़ा सोर्स आरबीएससी। उसके बाद में जो है एनसीईआरटी को मान सकते हैं, बाकी अगर आरबीएससी आपने पूरी पढ़ ली तो एनसीईआरटी की आपको ज़रूरत ना के बराबर होगी, या आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली तो आरबीएससी की ज़रूरत भी आपको ना के बराबर होगी। देखिए कंटेंट दोनों में सेम ही है, लेकिन आरबीएससी में मेरा अपना अनुभव यह है कि चीज़ों को ज़्यादा डीपली करके, ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो दोनों, अगर आपने दोनों में से एक भी पढ़ी है तो अगली बुक यानी कि एनसीईआरटी पढ़ने वाले आरबीएससी को थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स को पढ़ना है, पूरी बुक्स पढ़ने की नहीं होती कभी भी। ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम थे। फ्रेम क्वेश्चन में क्या है कि एनालिटिकल डिमांड होती है, आंसर लिखने की जो डिमांड होती है वो एनालिटिकल होती है। जैसे आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि मेहता का परीक्षण कीजिए, चारण साहित्य का, राजस्थानी साहित्य की जो देन है उसमें मेहता का परीक्षण कीजिए। तो मतलब ये क्या एनालिटिकल अप्रोच के लिए वो आपसे पूछता है। अब वहाँ पर मार्क्स स्कोर करना वो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो पिछली बार से ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहे, और ये जो ओवरऑल पेपर है, ये जो पूरा ओवरऑल पेपर है, ये है टफ। क्या है? टफ, मतलब एक वेरी वेरी स्टैंडर्ड पेपर है ये। अब इसमें देखिए टफ कहने से शायद कुछ लोग मुझे ये टोक सकते हैं कि टफ नहीं है, ये मीडियम से टफ है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो अपनी जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसके अनुसार। अभी इसका कोई आंकड़ा नहीं है, फिर भी जो होनहार बच्चे हैं जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, काफ़ी एलाइड सर्विस के स्टूडेंट हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम को देते हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये शायद ईजी भी हो सकता है, या वो इसे मीडियम भी बता सकते हैं। तो टफ और इजी का क्राइटेरिया रिजल्ट के आने के बाद में पता चलेगा, इसलिए अभी अपन इसको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर मान लेते हैं। लेकिन लास्ट टाइम से ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है कंपेयर ऑफ 2018 जो लास्ट मेंस हुआ था आरपीएससी आरएस का, तो ये 2018 से ज़्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, ज़्यादा मतलब इसके क्वेश्चन पेपर जो भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं वो थोड़े से आपको करने में जोर आएगा अगर आपने पढ़ाई बहुत सिंसियर होके किए तो भी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, जितने ज़्यादा आप मॉक देंगे उतने ज़्यादा आपको नई नई अप्रोच के जब क्वेश्चन दिखेंगे और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के दौरान जो है आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी पढ़ी हुई चीज़ें जो हैं वो आपको रिकॉल होंगी। सबसे बड़ी बात क्या, जो आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल होंगी। अगर आप उनको एग्ज़ाम हॉल तक लेके जा सकते हैं तो फिर एग्ज़ाम और एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके अनुसार ही आएगा। ठीक है, अब कट ऑफ का आइडिया जो है उसी के बाद में लगाएंगे, लगभग 10 से 12 इसमें छोटे छोटे ये आधे आधे घंटे के लेक्चर आएंगे। तो फ्रेंड्स 2 मार्कर क्वेश्चन थे वो इस बार इजी थे।
ठीक है। 5 मार्कर में बात करूँ तो इसमें एक तो सिरोही का विलय और दूसरा अमेरिका की बौद्धिक क्रांति यानी वैचारिक पृष्ठभूमि, अमेरिका की वैचारिक पृष्ठभूमि। ये क्वेश्चन थे, ये डायरेक्ट बुक से उठ के आए। बाकी सारे प्रश्न फ्रेम हुए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको हमारी टेस्ट सीरीज से आसानी से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये अपेक्षा रखें कि पेपर पूरा आपको पहले से पता होगा तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। सारे क्वेश्चन अगली बार भी पेपर हो सकता है इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड आए और इससे ज़्यादा टफ आए, क्योंकि आरपीएससी का जो अप्रोच है ना वो यूपीएससी की तरफ जा रहा है। और ये सारे क्वेश्चन आप अगर यूपीएससी का पेपर भी कभी देखें तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा एनालिटिकल और ज़्यादा टफ लगेंगे। उसका कारण भी यही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में इस यूनिट के डिस्कशन में इतना ही था। नेक्स्ट टाइम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच लेक्चर में बने रहने के लिए।